अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड देखा था, प्यूरीन्स क्या है, पाइरीमाइडीन्स क्या है और इसके साथ पेंटोज शुगर, एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। ये हमने सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएनए। डीएनए बेसिकली क्या है? डीएनए अगर हम देखें तो डीएनए बेसिकली अगर हम कहा जाए तो ये हेरिडिटरी मटेरियल है। DNA is hereditary material। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब क्या है जी? डीएनए विरासती मादा है। मतलब कि अब पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन जानी है बेबीज तक या ऑफस्प्रिंग्स तक, वो कैसे जाएगी? बेसिकली वो डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। डीएनए ही इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग्स तक पहुंचाता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो डीएनए में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसने न्यू जनरेशन बनानी है। मतलब अब एक डीएनए आया पेरेंट से, तो डीएनए ने बताना है कि भाई आपने 5 फिंगर्स ही बनानी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किसके पास है? ये डीएनए के पास है। उसने ये बताना है कि भाई आपने 2 ही हाथ बनाने हैं, 2 ही आंखें बनानी है, 3 आंखें नहीं बनानी। पेरेंट्स में 2 थी तो बच्चे में भी 2 ही आंखें बनेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देखें, बेसिकली डीएनए कहां पे होता है? डीएनए न्यूक्लियस में होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। ये अगर हम कह दें ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए एम्बेडेड है। मोस्ट क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। अगर हम इसी डीएनए को ब्रॉड करके या ओपन करके देखें तो ये कैसा नजर आता है? बात की समझ आ गई? अगर हम क्रोमोसोम को ओपन करें, उसका डीएनए निकालें तो हमें इस तरह नजर आएगा। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड डीएनए। ये क्या है? ये डीएनए है। और डीएनए को अगर ब्रॉड कर दिया जाए तो जीन्स है। तो अगर डीएनए को थोड़ा और खोल दिया जाए, ब्रॉड कर दिया जाए, तो ये क्या होगा? ये जीन होगा। डीएनए कहां पे? डीएनए न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स के अंदर है। तो क्रोमोसोम को ओपन कर दिया जाए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर हम खोल दें, जो कि मोस्ट कॉइल्ड स्ट्रक्चर डीएनए में, क्रोमोसोम्स में होता है, अगर हम उसको ओपन करें तो ये स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये भाई क्या है। मैंने आपको बता दिया हेरिडिटरी मटेरियल है। थोड़ी सी हिस्ट्री अगर देखें तो 2 साइंटिस्ट थे, इन 1951 विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। They performed X-ray diffraction technique. विल्किंस एंड फ्रैंकलिन परफॉर्म्ड एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। इस टेक्निक में उसने क्या कहा? इस टेक्निक में उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसने ये कहा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हेलिकल है और इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑफ 2 नैनोमीटर। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक परफॉर्म की। उसने कहा जी जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेलिक्स, सम काइंड ऑफ हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये। तो इसने एक और बात की कि इन ईच टर्न ऑफ द डीएनए देयर इज द डिस्टेंस ऑफ in each turn of DNA distance of 3.4 नैनोमीटर प्रेजेंट। उसने ये भी कहा कि डीएनए की हर टर्न का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर। इसके बाद 2 साइंटिस्ट
दो साइंटिस्ट जिनका नेम है इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक discovered scale model of DNA. इस हिस्ट्री के बाद, इस काम के बाद वॉटसन एंड क्रिक ने स्केल मॉडल डिस्कवर किया। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि स्केल मॉडल किसने डिस्कवर किया, तो स्केल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया। इन्होंने कहा जी डीएनए में 4 तरह की बेसिस होती हैं, एडेनिन होती है, थाइमिन होती है, साइटोसिन होती है और गुआनिन होती है। ये हमें पहले भी पता है। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये भी इसने बता दिया। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपने स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी है, आपने डॉटेड लाइन लगानी है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स शोड बाय डॉटेड लाइन। तो इसने कहा जी एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसने ये भी कहा कि बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। हमें पता है डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल होता है। ये स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। बात को याद रख लेना, दीज स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, हमने यहां भी देखा कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। हम इधर देखते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि इसमें 4 तरह की बेसिस होती हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन, थायमिन ऑलवेज पेयर्स विद एडेनिन, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। तो इनके दरमियान कितने कितने बॉन्ड्स होते हैं हमें पता है। एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सेम इधर भी थायमिन और इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बात ये हमें समझ आ गई है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने हमें बताया कि 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है जी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल है। उसने कहा जी 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल हैं और बॉन्डिंग इसके दरमियान हो रही है और कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं ये हमें पता लग गया। इसने ये भी कहा कि जो एक स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। यहां से देखें तो यहां पे क्या आएगा 5 प्राइम। जो दूसरा स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये अब 5 और 3 क्या है इसको भी हम नेक्स्ट अभी देखते हैं कि 5 और 3 क्या है। अभी हमने इतना देखना है। तो अगर हम इसको देखें कि इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा 2 नैनोमीटर। हमें इसने भी बताया कि डायमीटर इज 2 नैनोमीटर। और जो एक कंप्लीट टर्न होगी, कंप्लीट टर्न क्या होगी, कंप्लीट टर्न ये है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कंप्लीट टर्न। कंप्लीट टर्न। अब एक कंप्लीट टर्न में कितनी बेसिस होंगी, एक कंप्लीट टर्न में 10 बेसिस होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कंप्लीट टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेसिस होंगी। ये बात आपने याद रख लेंगे। और 2 नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान क्या डिस्टेंस होगा 0.34 नैनोमीटर। बात को आपने याद रख लेना। अगर 2 नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान इतना डिस्टेंस है तो 10 के दरमियान कितना होगा, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.34 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा, ये 3.4 नैनोमीटर।
एक कंप्लीट टाइम का इतना डिस्टेंस है जो कि हमें उसने पहले ही बताया हुआ है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। इसको 34 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, ये यूनिट है। हमें पता लग गया कि कंप्लीट टर्न का क्या मतलब है, डिस्टेंस कितना है, डायमीटर क्या है, कितनी बेसिस प्रेजेंट होती हैं इसमें। अब एक और चीज जो देखने वाली है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीजों पे मुश्तमिल होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। हमने नाइट्रोजनस बेसिस तो बना दी है, लेकिन शुगर और फॉस्फेट कहां पे है, ये बात तो देखने वाली है। तो शुगर और फॉस्फेट डीएनए की बैकबोन बनाती है। ये देखिए, तो यहां पे क्या होगा, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। मतलब कि शुगर और फॉस्फेट क्या बनाते हैं, डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है बैकबोन डीएनए की क्या है, तो शुगर और फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज कॉल्ड शुगर फॉस्फेट बैकबोन। हमने अभी सिर्फ डीएनए के बारे में देखा है, इसकी हिस्ट्री देखी है, डिस्टेंस क्या है। अभी हम इसी इतने से हिस्से को ब्रॉड करके देखेंगे कि भाई क्या माजरा है, 5 प्राइम क्या है, 3 प्राइम क्या है, बॉन्डिंग कैसे हो रही है, क्या सिलसिला है। ये अभी हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में देखते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके। तो हमने ये देखा कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। अभी हम उसकी नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग देखनी है कि क्या है। मैंने कहा था कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। एक चीज यहाँ पे जो बताने वाली थी वो ये थी कि ये है मेजर ग्रूव, इसको मेजर ग्रूव कहते हैं, मेजर ग्रूव। जो ये है माइनर ग्रूव। ये भी बात आपने याद रखनी है। अगर हम इसी छोटे से हिस्से को लेके यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बिलफर्ज मैं इस छोटे से हिस्से को यहाँ पे ले रहा हूँ, इस हिस्से को, ये मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है डीएनए का। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे आपस में बॉन्डिंग कर रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स है, दोनों स्ट्रैंड्स में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। एक स्ट्रैंड मैंने ये बनाया है, ये स्ट्रैंड क्या है, ये है जी पेंटोज शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये कंप्लीट क्या है, दिस इज कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड है, बात की समझ आएगी। और ये ए है, ए का मतलब है एडेनिन, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, एडेनिन। तो ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, इसके नीचे दूसरी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके नीचे दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। आप जितनी मर्जी ऐड कर दे, लेकिन ऐड कैसे करनी है, स्ट्रक्चर पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने पेंटोज शुगर बनाई, फिर जाहिर बात है हमने पहले भी डिस्कस किया कि कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस ऐड होती है। तो नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, एडेनिन। एडेनिन हमें पता है कि CN CN C C CN और CN, यहाँ पे हमने वैलेंसी पूरी की, यहाँ पे माइनर ग्रुप है, ठीक है। ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो इसके साथ ही हमने एक और बनाई है सेम इसी तरह, यहाँ पे है साइटोसिन CN CN C C CN एंड CN, यहाँ पे हमने वैलेंसी, यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक हो गया। एडेनिन के सामने हमें पता है क्या होती है, थायमिन, ठीक है। लेकिन जो ये है ना, दोनों स्ट्रैंड्स मैंने कहा है आपस में एंटी पैरेलल है। पहले नंबर पर दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल है। जो दूसरा स्ट्रैंड वो अपने आप को रिवर्ट कर लेगा 180 डिग्री पे, बात की समझ आएगी। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ना है कि अब ये एंगल अपना पोजीशन रिवर्ट क्यों की है, स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि उसने स्टेबल होना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसने अपने आप को रिवर्ट कर दिया। ये देखिए पेंटोज शुगर इस तरह, इसने अपने आप को रिवर्ट कर लिया, तो ये इस तरह बन गई है। क्यों रिवर्ट किया, अगर सेम ही होती तो नाइट्रोजनस बेस तो उधर चले जानी थी कार्बन नंबर 1 पे, फिर बॉन्डिंग कैसे होनी, बॉन्डिंग तो नहीं होनी थी। इसी वजह से इसने आपको रिवर्ट किया अपने आप को, फिर नाइट्रोजनस बेस इधर आ गया, बॉन्डिंग हो गई। अब एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, कैसे बनते हैं हम देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक H इधर लिख दें, एक H इधर लिख दें। तो यहाँ पे जो पहला बॉन्ड बनेगा वो H और O के दरमियान होगा। जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा N और H के दरमियान।
बात की समझ आ गई है? एडेनिन और थायमिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, पहला बॉन्ड H और O के दरमियान, फिर N और H के दरमियान। इसी तरह ये थायमिन का स्ट्रक्चर था, इसी तरह यहाँ पे साइटोसिन है या तो गुआनिन है, यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगी, इसको भी हम H और NH2 कैसे लिख लेते हैं, ये होगा जी O और H के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बाद H और N के दरमियान, इसके बाद इसको भी हम H को इस तरह लिख सकते हैं, H और O के दरमियान। तो हमें पता लग गया कि जो एडेनिन और थायमिन के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं वो किस किस के दरमियान बनते हैं, O और H के दरमियान और N और H के दरमियान। यहाँ पे OH, NH और OH, तो मतलब मुमकिना बॉन्ड्स किसके दरमियान बन रहे हैं, H और O और N और H के दरमियान, इसके अलावा कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही। ये आपने बात याद रखनी है डीएनए में। तो इसके नीचे हम जितनी मर्जी न्यूक्लियोटाइड्स लगाई जाए, जितनी मर्जी फॉस्फेट ऐड करी जाए, जितने मर्जी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करी जाए, जितना मर्जी लंबा स्ट्रैंड आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो चीज देखने वाली है, ये आपस में कैसे जुड़े हैं। हमें पता है कि यहाँ पे HOH होता है, तो फॉस्फेट के साथ भी OH है, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा P और O के दरमियान। ये इस तरह आपस में अपने आप को ऐड करता जाएगा, सेम स्केड्यूल इधर भी, ये इस तरह आपस में ऐड करता जाएगा अपने आप को। अब ये 5 प्राइम एंड इसको क्यों कहा जाता है, इसको 5 प्राइम एंड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट है। बात की समझ आ गई है? इसको 3 प्राइम एंड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड द ग्लोइंग रीजन, दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग रीजन। मतलब यहां से चेन ने ग्रो करना है, यहां पे एक और फॉस्फेट आके अटैच हो जाएगा, फिर चेन लंबी हो जाएगी। तो यहां पे एक बॉन्ड बना है जिसको हम देखते हैं, ये वाला, एक ये है, एक ये है, दो तरह के बॉन्ड्स बने हैं। तो हम देखते हैं, एक बना है यहाँ पे C है ना, COP, एक बॉन्ड बना है COP और फिर बना है POC। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाई क्यों है, क्योंकि ये ऊपर भी है, ऊपर में 3 कार्बन के साथ, नीचे में 5 कार्बन के साथ, मतलब दो तरह की ये बॉन्डिंग कर रहा है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है ये। बात की समझ आ गई है? ये है COP और POC। अब आपको आई थिंक 3 प्राइम की समझ आ गई है। 3 प्राइम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसने ग्रो करना है नीचे को, इसके साथ आगे फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा, फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, फिर चेन ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन है, यहाँ पे 3 to 5, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, यहाँ पे इस तरह ग्रो करेगा। ये 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये 5 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। बात की समझ आ गई है कि इनके दरमियान बॉन्डिंग कैसे हो रही है। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल है, दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये हमें डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ आ गया। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आता होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर आता होता है पेपर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर। इसकी बॉन्डिंग क्या है, कहाँ बेसिस ऐड है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या है, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, ये कई तरह के इनमें से क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपने सारे ही इस लेक्चर में समझ लिए हैं। तो अगर तो आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आपने सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना है ताकि आप मजीद भी वीडियोस देख सकें। जिसने नाइट्रोजनस बेसिस वाली लेक्चर नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो कि आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे।